बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। अब इन वीडियोस में हम जो है जनरल साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे और जनरल साइंस की जैसे कि पोर्शंस हैं हमारे पास। एक पोर्शन है जनरल साइंस, उसके बाद है एबिलिटी जो मैथ्स का पोर्शन है। लेकिन हम कवर करेंगे जनरल साइंस के पोर्शन को और उसमें भी जो है सब कुछ पोर्शंस आ जाते हैं। ठीक हो गया। और वो सब पोर्शंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव केमिस्ट्री एंड वी हैव फिजिक्स, वी हैव बायोलॉजी एंड कंप्यूटर पोर्शन एज वेल। तो पहले जो है हम कवर करेंगे बायोलॉजी पोर्शन को। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल से। अब सेल क्या है? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एक्चुअली सेल इज अ बेसिक structural and functional unit of life. Functional unit of life. So cell can be defined as a structural, functional and basic unit of life. तो हम यहाँ पे इन तीन वर्ड्स पे फोकस करेंगे। नंबर वन इज बेसिक एंड नंबर सेकंड इज स्ट्रक्चरल एंड नंबर थर्ड इज फंक्शनल। तो अब बेसिक से क्या मुराद है कि सेल इज कंसीडर्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इट इट इज अ fundamental and building block of every organism. And the structural unit of life is that कि पूरी जो मॉर्फोलॉजी है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सेल की बनी हुई है। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टार्टिंग जो होती है ना वो सेल से होती है और सेल मिलके बाद में जो है वो टिश्यू बनाते हैं। उस पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम फंक्शनल की बात करेंगे। फंक्शनल मींस फिजियोलॉजी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ना जो लिविंग बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहा होता है, these mechanisms and these functions are also performed by the cell, like the metabolism, growth and development. These all the functions are performed by cell as well. So that's why cell is considered as a functional unit of life. अब देखें ना, अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या होता है? पहले पहले सेल विच इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। So the tissue can be defined as a group or a collection of similar cells that work combinedly or that work together to perform a specific function. उसके बाद वो टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। आप जो है एग्जांपल ऑर्गन्स के ले सकते हैं। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन। नंबर वन इज एक्सटर्नल ऑर्गन and the number second is internal organ. If we talk about the external organs, the examples are like skin, nails, hairs, and internal organs like lungs, liver, heart, kidneys, and brain, and there are so many other organs as well. तो ये जो organs है ना, ये मिलके बनाते हैं organ system। क्या बनाते हैं? Organ system. We can take examples like for example digestive system, क्योंकि देखें ना डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होगा, बकल कैविटी, सोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक मैकेनिज्म बनाएंगे, एक जो है वो सिस्टम बनाएंगे विच इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड सिमिलरली इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो ऑर्गन्स होंगे वो मिलके काम करेंगे और एक जो है वो सिस्टम बनेगा जिसका एग्जांपल है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ nervous system as well, circulatory system as well। तो ये organ system मिलके क्या बनाते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक हो गया। तो ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल को। ठीक हो गया। अब अगर सेल के बेसिक कंपोनेंट्स की बात की जाए ना, तो उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम जाते हैं प्लांट सेल पे।
तो नंबर वन इज सेल वॉल। जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सेल वॉल. Cell wall can be found in the plant cell, but it cannot be found in the animal cell. So, cell wall is the outermost boundary of plant cell. And the second one is cell membrane. And third one is a cytoplasm. And the fourth one is, which is very important, is known as nucleus. So four are the basic these four are the basic components of cell. Number one is cell wall, number second is cell membrane, number third is cytoplasm and number fourth is nucleus. अब जो सेल वॉल होती है वो just plant cell में मौजूद होती है. It is absent in animal cell. And where is the cell membrane? It's present in both cells, in plant cell as well as in animal cell. And cytoplasm like act as a ground फॉर द सेल. अब यहाँ पे जो दूसरे ऑर्गेनील्स होंगे ना वो मौजूद होंगे, वो सेटल्ड होंगे किस पे? साइटोप्लाज्म पे. एंड न्यूक्लियस इट एक्ट्स लाइक a brain of the cell, or one can say that genetic library of cell. तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल को. तो अब प्लांट सेल जो है ना उसकी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है ना, when we talk about the plant cell, it is cell wall. So this is the outermost boundary. So it is known as cell wall. अब cell wall जो है ना, it is perceived as a inactive. It's non-living in nature. And the function of cell wall is to provide mechanical support to the plant cell. एंड उसके बाद जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड आउटर मोस्ट, जो सेकंड बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है कि नंबर वन, जैसे आप लोग को बताया कि सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एंड देन इट इज सराउंडेड बाय अनदर मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. तो अब जो सेल वॉल है ना, इट इज परमिएबल इन नेचर. क्या? इट इज परमिएबल इन नेचर मीन्स इट परमिट्स ऑल द substances inside the cell. But if we when talk about the cell membrane, it's not permeable in nature, but it's a semi permeable in nature. अब सेमी का मतलब होता है हाफ एंड permeable का मतलब means permission. So it allow certain or half substances to get entry inside the cell. अब क्वेश्चन रेज होता है कि वो हाफ substances कौन से होते हैं? So वो substances which are very essential for the inner environment of cell. अब उसके बाद है कि प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है. ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं लार्ज वैक्यूल. क्या? लार्ज वैक्यूल. अब इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ salts एंड द सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स. सो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज. एंड यहाँ पे हमें साइड में नजर आता है न्यूक्लियस. क्या? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, कोई भी सेल हो. क्योंकि न्यूक्लियस में ना वो सारी जो एक्टिविटीज होती है ना वो कंट्रोल हो रही होती हैं. All the activities are controlled by the nucleus, or it is like a brain of the cell. One can say that it's a genetic library of the cell. क्या? जेनेटिक लाइब्रेरी मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो हेरिडिटी मटेरियल है, वो लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में. एंड इट आल्सो ट्रांसमिट्स द हेरिडिटी मटेरियल एंड इट आल्सो प्ले रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वेल. वो हम जब न्यूक्लियस को अकेले में डिस्कस करेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का भी मैकेनिज्म, जिनमें राइबोसोमल आरएनए रोल प्ले करता है, ट्रांसफर आरएनए,
एंड मैसेंजर आरएनए एज वेल। तो यहाँ पे अब हमें नजर आएंगे दूसरे सेल के ऑर्गेनील, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इनको, एस ई आर एंड आर ई आर। तो एस ई आर स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आर ई आर स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इनको आर ई आर एंड एस ई आर क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, शुरू शुरू में इनके ऊपर कुछ जो ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। Ribosomes are located on these endoplasmic reticulum, and these endoplasmic reticulum are known as rough endoplasmic reticulum। और यहाँ पे जो होंगे ना, इन पे हमें राइबोसोम्स नजर नहीं आएंगे, तो हम इनको कहते हैं क्या, एस ई आर। और उसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ना, वो हमें यहाँ पे नजर आएगा प्लांट सेल में, जिनको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन जो पिगमेंट होगा वो मौजूद होगा, जो बिल्कुल असेंशियल एंड रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, which is a mechanism by which the plants prepare or manufacture or synthesize their own food by using hydrogen monoxide, sunlight and the chlorophyll as well। एंड उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनील हमें नजर आता है, जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is again a very important structure of plant cell and animal cell as well। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को बात करें तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि एनर्जी जो जनरेशन होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्या, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो एनर्जी जनरेट हो रही होती है इन दिस ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे दूसरे भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं लाइजोसोम्स। क्या कहते हैं हम इनको, लाइजोसोम। अब ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, एक्चुअली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनील्स, जिनमें क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और उनकी वजह से दीज आर द केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। अब वो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स कौन से होते हैं, अब भाई बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास कौन कौन से हैं, नंबर वन इज प्रोटीन, एंड नंबर सेकंड इज न्यूक्लिक एसिड, एंड नंबर थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, एंड नंबर फोर्थ इज लिपिड्स। सो जो ये एंजाइम्स होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं लाइपोसोम्स में, these enzymes are responsible for the breaking down of these large and biological molecules। और उसके बाद ना यहाँ पे हमें दूसरा भी स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज। क्या, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज। अब यहाँ पे जो है ना, इसका फंक्शन होता है लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस का फंक्शन होता है ना, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो स्टोर्ड होंगी, पहले स्टोर होने के बाद उनमें मॉडिफिकेशन आएगी इफ़ द मॉडिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। और उस के बाद जो है ना, यहाँ पे उनकी पैकिंग होगी और इनको भेजा जाएगा, उनकी जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे उनको भेजा जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट सेल। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एनिमल सेल को, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो पेपर में आता भी है। सो थैंक यू।